ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के साथ या ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ एक लेडी के पूरे शरीर में बहुत इम्पैक्ट हो जाता है, स्पेशली उनके रिलेशनशिप्स में। एक तो सबसे पहले है कि डायग्नोसिस कैंसर का डायग्नोसिस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी ओवरवेलमिंग इवेंट इन अ पेशेंट्स लाइफ। नॉट ओनली इज़ द पेशेंट अफेक्टेड बाय दैट, लेकिन पेशेंट के पार्टनर, पेशेंट के हस्बैंड्स, पेशेंट के बच्चे, पेशेंट के पेरेंट्स, पेशेंट के फ्रेंड्स, ये सारे उसकी वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। आज मैं ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप्स, इसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। बहुत बार क्या होता है कि कैंसर के डायग्नोसिस के बाद या ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स इमोशनली, फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स में दरार आ जाती है। मैंने मेरे क्लिनिकल करियर में काफ़ी पेशेंट्स को सेपरेट होते हुए देखा है, डिवोर्सेस होते हुए देखे हैं, एंड एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा है कि कुछ कपल्स एक्चुअली इस ट्रीटमेंट के बाद और एक दूसरे से नज़दीक आए हुए हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो कैंसर का डायग्नोसिस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी मेजर चेंज इन योर लाइफ। सेकेंड थिंग, ट्रीटमेंट की वजह से आपके शरीर में जो बदलाव आते हैं, बॉडी इमेज कंसर्न्स हो जाते हैं। अगर किसी की मैस्टेक्टमी हुई है तो वो भी एक बहुत बड़ा बॉडी इमेज रिलेटेड इशू हो सकता है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन के दौरान भी थकान होना, ट्रीटमेंट रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन सब की वजह से चिड़चिड़ापन पेशेंट अनुभव करते ही है। इस दौरान पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली पेशेंट के पार्टनर को उनकी इमोशनल कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट्स एक्चुअली सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहते। उनको एक डर रहता है कि क्या मेरा जो पार्टनर है या मेरी जो पार्टनर है क्या मुझे सेक्सुअली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर रिज्यूम करने से क्या कैंसर के वापस आने का खतरा तो नहीं बढ़ रहा है। ऐसे कई सवाल पेशेंट के मन में होते हैं, बट देयर इज़ नो बडी टू एड्रेस दिस इश्यूज़। वो इसी की वजह से बहुत अंदर मन में ही बहुत परेशान होते रहते हैं। मैं आज ये बताना चाहूँगी कि आप आपस में बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करें। डे टू डे ट्रीटमेंट के दौरान और बाद में भी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स दोनों एक दूसरे से बात करें। आप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हो जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जिसके साथ आप आपकी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो आप आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ भी बात कर सकते हैं, अगर आप उनके साथ कंफर्टेबली बात कर सकते हैं तो, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प आप ज़रूर ले सकते हैं। प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेने से आपका फ़ायदा ही होगा। आपको उसमें कोई भी नुकसान या कोई भी कंसर्न होनी नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग, ये फेज़ के दौरान आपको अपना मेडिटेशन, योग, डीप ब्रीदिंग ये भी प्रैक्टिस करना है, एंड एट द सेम टाइम try to indulge yourself in some meaningful and creative hobbies so that आपको ये डे टू डे प्रॉब्लम में आपको डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। सो फॉर एनी सच हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आपके कोई भी ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू।